हेलो। 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 चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाए ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए, कमेंट करके बताएंगे मुझे, कमेंट करके बताएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। वॉइस क्लियर है? ओके भाई, ये लीजिए, थोड़ा और पास कर लेते हैं। बताएं, वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कल हमने पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम, और पंचवर्षीय योजना में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। मेरे ख्याल से दूसरी पंचवर्षीय योजना तक ही हमने पढ़ा था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो तीसरी पंचवर्षीय योजना से करने वाले हैं। तो मुस्कान, बहुत बढ़िया, नमस्कार नमस्कार, जय श्री महाकाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राधे, सुनील, गोकुल, राहुल, बहुत बढ़िया है भाई। चलिए, ओके, ऑल इज क्लियर, शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं तीसरी पंचवर्षीय योजना, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है। और एक मिनट, थोड़ा सा बोर्ड, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलो, हो गया शुरू। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो हमने हेडिंग डाला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या बातें हैं? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातें हैं, इसे अंग्रेजी में थर्ड 5 ईयर प्लान के नाम से जाना जाता है ना। तो मैं लिखूंगा थर्ड 5 ईयर प्लान, FYP, है ना, थर्ड 5 ईयर प्लान। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या क्या बातें हम जान सकते हैं वो हम थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले तो जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो इसके टेन्यूअर को लेकर के पूछा जाता है कि बताओ इसकी अवधि कब से कब तक थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, अवधि, अवधि बोले या फिर इसका आप टेन्यूअर भी बोल सकते हैं, टेन्यूअर, कि कौन कहां से मतलब कहां तक इस योजना को अपनाया गया था। तो दरअसल ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1966 से लगा करके, याद रखना 1966 नहीं बेटा, 1961 से लगा करके 66 तक थी। तो 1961 से लगा करके 66 तक मेरे साथियों ये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, है ना। तो 1961 से लगा करके 1966 तक हमने देश के अंदर तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उस पर ध्यान दिया था। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता क्या थी, हमने कौन सी चीजों पर प्रायोरिटी दी थी, तो अगर मैं आपको बताऊं तो आप मुझे बताना मेरे साथियों, ये प्रायोरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, प्रायोरिटी। मुझे एक बात बताओ, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कौन से क्षेत्र में प्राथमिकता दी थी, प्रायोरिटी किसको दी थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? जल्दी से बताएं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने प्रायोरिटी किसको दी थी? कृषि को दी थी। सेकंड में हमने किसको दी थी? इंडस्ट्री को दी थी। तो पहली में कृषि को दी तो उद्योग पिछड़ गया, दूसरी में उद्योग दी तो कृषि पिछड़ गया। तो हमने सोचा कि अब कृषि और उद्योग दोनों को प्रायोरिटी हम देंगे। तो याद रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों लिखेंगे। तो एग्रीकल्चर एवं इंडस्ट्री, तो कृषि एवं उद्योग, कृषि एवं उद्योग, है ना, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, है ना, क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, इन दोनों को हमने इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री दोनों को हमने क्या दी? प्रायोरिटी दी। हमने सोचा कि चलो दोनों को साथ लेकर के चलते हैं।
पर मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये एक असफल योजना थी। असफल क्यों थी, कैसे पता चला कि ये असफल थी? इसके लक्ष्य को लेकर के हम बात करते हैं, इसके टारगेट को लेकर के हम बात करते हैं कि ये असफल क्यों थी। तो आप ध्यान रखना, हमने जो इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में टारगेट बनाया था वो दरअसल कितना बनाया था? तो लगभग लगभग 5.6% का हमने टारगेट बनाया था कि हम जीडीपी का लगभग 5.6% ग्रोथ लेकर के आएंगे। पर संयोग ऐसा, हमें बहुत सारी असफलताओं का सामना देखना पड़ा और ये योजना असफल रही क्योंकि हमने अचीवमेंट भी कम किया। तो प्राप्ति हमारी कितनी हुई, अचीव हमने कितना किया मेरे दोस्तों? तो याद रखना, इसका आधा किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य बनाया गया था उसका आधा, तो 5.6 का आधा होता है 2.8। कितना आता है? 2.8 आता है। तो इतना ही हम प्राप्त कर पाए। फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में असफल हो गए? तो इसकी असफलता के कारण, याद रखना, अगला बिंदु लिखता हूं, असफलता के कारण क्या थे भाई, हम क्यों असफल हुए? ये योजना असफल योजना के नाम से जानी जाती है। तो ये योजना असफल क्यों रही, क्या कारण थे इस योजना के पीछे असफलता के? तो याद रखना, इस योजना के पीछे असफलता के बहुत सारे कारण थे। जैसे कि मैं बात करूं, 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध हो जाता है। किसके साथ? चीन के साथ युद्ध हो जाता है। तो मेरे दोस्तों 1962 में चीन के साथ क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। देखो, युद्ध होना, वॉर होना कोई छोटी बात तो नहीं है। हमारे देश का लगभग खजाना खाली हो जाता है भाई। हम 15,000 रुपए के ड्रोन के पीछे 15 लाख रुपए की अगर मशीन फेंक रहे हैं उसके ऊपर, उसको तोड़ने मरोड़ने के लिए, तो ये भी तो हमारा नुकसान ही है ना। पाकिस्तान ने 15,000 रुपए के ड्रोन फेंके हमारी तरफ, अब उसको उड़ाने के लिए हम 15 लाख की चीजें फेंक रहे हैं। तो यार देख लो, अब आप कहां 15,000 कहां 15 लाख। तो अगर युद्ध करना ही है तो इस तरीके से भी समाप्त किया जा सकता है, किसी को इकोनॉमिकली आप कमजोर कर दो, है ना। चलो, चीन के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत चीनी भाई भाई का नारा देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सदमे को झेल नहीं पाए और 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, है ना। पंडित नेहरू की डेथ, नेहरू जी की क्या हो गई? डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इन्हें हार्ट अटैक आया, है ना, या जो भी कोई समस्या हो, लेकिन ये नहीं रहे 1964 में। बतौर प्रधानमंत्री अगर कोई ऐसे जाता है, ऐसे किसी की डेथ होती है, तो अपने आप मतलब देश को बहुत बड़ा झटका लगता है। खैर, ये झटके कोई कम झटके नहीं है। 1965 में ये पाकिस्तान फिर बाज नहीं आया, है ना। तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध, तो पाक युद्ध 1965 में हुआ। 1965 में हमारे साथ एक और घटना घटी, बंगाल में सूखे की समस्या का हमें सामना करना पड़ा। तो बंगाल का सूखा, है ना, भारत में सूखे की समस्या का, ड्रॉट की समस्या का हमें सामना करना पड़ा। और ये ऐसी समस्या थी मेरे दोस्त, देखो अगर सूखा है तो सिंचाई नहीं हो पाएगी, कृषि नहीं हो पाएगी, इसलिए असफल योजना के रूप में जानी गई। आ गई बात समझ में? इसलिए असफल योजना जानी गई। खैर, इतनी सब चीजें होने के बावजूद भी हम हारेंगे नहीं, हमने बहुत सारी चीजों को प्राप्त भी किया है। सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें मॉडल कौन सा था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था। तो देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा था, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो याद रखना है, इसमें था सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी मॉडल। क्या याद रखेंगे? सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल, इस पंचवर्षीय योजना में मॉडल हमने बनाया। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है ना। तो चाहे तो आप अगला बिंदु भी लिख सकते हैं कि गॉडगिल मॉडल पर आधारित, यही पंचवर्षीय योजना थी जो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो अगला बिंदु लिखेंगे गॉडगिल मॉडल पर आधारित। गॉडगिल, ये इनका पूरा नाम था डीआर गॉडगिल, धनंजय गॉडगिल। तो गॉडगिल मॉडल, उन्होंने एक मॉडल बनाया था, तो गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो बेस्ड ऑन गॉडगिल मॉडल, है ना, बेस्ड ऑन गॉडगिल मॉडल, ये भी आपको याद रखना है।
ये सवाल भी आया हुआ है। आ गई बात समझ में? तो बेस्ड ऑन गॉडगिल मॉडल याद रखिएगा, ऐसे नॉर्मली सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर वो आप गलत करोगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हमने इसमें कुछ उपलब्धियां भी करी थी, जैसे मैं बात करूं 1964 में हमने आईडीबीआई बैंक की स्थापना करी थी, है ना। मतलब आप 1961 से लगा करके 66 तक की जो अवधि है उसके दौरान हमने क्या क्या काम किए उनको हम यहां पर शामिल कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि 1964 में हमने आईडीबीआई बैंक की स्थापना करी थी, है ना, आईडीबीआई बैंक की स्थापना। तो 1964 में सबसे पहला लिखेंगे आईडीबीआई। मैंने आपको बैंकिंग वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं इसका फुल फॉर्म लिखवा देता हूं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आईडीबीआई। तो 1964 में हमने आईडीबीआई की स्थापना करी, ये बात ध्यान रखना है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड भी 1964 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था यूटीआई। तो यूटीआई पहला म्यूचुअल फंड था भारत का। इसका नाम था मेरे साथियों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड था। इसकी स्थापना भी 1964 में ही की गई। 1964 में मेरे साथियों एक और संस्था की स्थापना की गई थी। अगर आपको पता हो तो 1964 में मेरे साथियों एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी स्थापित की गई थी, जो आप लोग जवाब भी दे रहे हैं, बोकारो। बोकारो झारखंड में पड़ता है। तो बोकारो में मेरे साथियों याद रखना, बोकारो में, बोकारो दरअसल कहां पर पड़ता है? झारखंड में। तो बोकारो में एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी 1964 में ही, है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया था। इंडस्ट्रीज ये किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी? तो याद रखना यूएसएसआर का इसमें सहयोग था, सोवियत संघ रूस का सहयोग, है ना, विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। याद रखना इस देश के सहयोग से देश के अंदर बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। सवाल आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बोकारो में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई? तो इसी में की गई। 1965 में आते हैं मेरे साथियों। 1965 में क्या क्या हुआ? 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, हम लोग उसे शॉर्ट फॉर्म में एफसीआई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एफसीआई। तो एफसीआई यानी कि भारतीय खाद्य निगम, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया आप इसे कहते हैं। इसकी स्थापना की हमने, जो कि वर्तमान में बफर स्टॉक का काम करती है। बफर स्टॉक क्या होता है मैं एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो यहां पर बताऊंगा। 1965 में एक और घटना हुई हमारे देश में। क्या घटना हुई? जो युद्ध हुआ वो तो ठीक है, 1965 में हमने एक कृषि कीमत आयोग की भी स्थापना की, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में सीएसीपी है ना, जो कि एमएसपी की सिफारिश करती है। उसकी स्थापना 1965 में ही की गई थी। तो एग्रीकल्चर प्राइस कमिटी, सॉरी कमीशन, एपीसी, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि कीमत आयोग। आ गई ना बात समझ में? तो अंग्रेजी वाले नाराज मत होना बेटा, लिख लेना एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन आप इसे कहते हैं, कृषि कीमत आयोग, है ना। आप अगर पीडीएफ पढ़ोगे तो पीडीएफ में तो आपको एपीसी ही देखने को मिलेगा। तो पीडीएफ में एपीसी देखने को मिलेगा तो फिर आप कमेंट करोगे कि सर आप हिंदी में नहीं, हिंदी में ही लिखवाते हो। किसने बोला हिंदी में ही लिखवाते हो? लिखवाते हैं क्या हिंदी में? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो अगली बात करते हैं मेरे साथियों। 1965 में इतनी बातें हो गई। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही कि मुद्रा का अवमूल्यन, अभी अवमूल्यन वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ना। 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने अवमूल्यन किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो याद रखना है 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन भी तो किया गया था, डिवैल्यूएशन। तो लिखेंगे मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन, और इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ मनी, डिवैल्यूएशन
है ना, और किसके समय पर किया था, इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। ये सब बातें मैं आपको करवा चुका हूं, तो इन पर आप समय व्यर्थ करना ठीक नहीं होगा। ओके, बताएं, इतनी बातें ओके है? जल्दी से बताएं, यहां तक की बातें ओके है? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कंप्लीट हो गई। सवाल कैसे आएंगे सर यहां से? सवाल ऐसे आएंगे मेरे दोस्त कि बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आईडीबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, सवाल ऐसे आएंगे कि बताइए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। ऐसे आपके एग्जाम में सवाल बनेंगे। ठीक है ना, तो इतना लोड लेने वाली तो कोई बात है ही नहीं। ओके, चलो बढ़े, आगे बढ़े। अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा क्या है? आगे बात करें ना, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब अगली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते। अब देखो इतनी सारी कहानी हमारे साथ हुई, मुझे बताओ क्या हमारी अब क्षमता बचेगी? इतने सारे युद्ध हमारे पास साथ में हो गए, क्या अब हमारी क्षमता बचेगी कि हम अगली पंचवर्षीय योजना बना पाए? नहीं, हमारी क्षमता ही नहीं बची मेरे साथियों अगली पंचवर्षीय योजना बनाने की। तो हमने अब अगली पंचवर्षीय योजना बनाई भी नहीं, फिर हमने बनाई वार्षिक योजना, है ना। अब अगली पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, हमने एनुअल प्लान बनाए। वार्षिक योजना मतलब अब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, वार्षिक योजना बनाई गई। और वार्षिक योजनाओं को आप अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल प्लान। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? एनुअल प्लान। अब हम एनुअल प्लान पर चले गए क्योंकि हमारी क्षमता नहीं थी कि हम पंचवर्षीय योजना वापस से बना पाए। हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ओके, रेस्ट किया, हमने छुट्टी ले ली। तो ये एनुअल प्लान का जो टाइम पीरियड था मेरे साथियों, ये 1966 से लगा करके 1969 तक था। 3 सालों तक हमने कोई योजना नहीं बनाई। हम इस वार्षिक योजना में एक एक वर्ष की योजना बना करके जीवन जी रहे थे। वो ऐसा होता है ना कि एक टाइम रोटी बना लो, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि यार अगर खाने की दिक्कत आ रही तो एक टाइम सिंगल टाइम खाना बना लो, केवल उसी से काम चला लेंगे। तो वैसा ही कुछ हो रहा था। हम अब वार्षिक योजना पर आ गए। हमने क्या किया, एक एक वर्ष की योजना बनाई। क्या बोल रहा हूं मैं? एक एक वर्ष की योजना बनाई। और हमने इसमें किसी भी पंचवर्षीय योजना को नहीं बनाया, इसलिए इसका अन्य नाम जरूर लिख लेना। सवाल यहां से आते हैं कि इस वार्षिक योजना को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमने एक भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई, इसीलिए इसे इसे शून्य योजना के नाम से जाना जाता है। जीरो प्लान, शून्य योजना। क्या बोलते हैं इसे? जीरो प्लान के नाम से आप इसे जानते हैं। तो जीरो प्लान कह देते हैं आप इसे, शून्य योजना। या फिर हमने क्या किया, पंचवर्षीय योजनाओं से छुट्टी मार ली, तो इसे अवकाश योजना के नाम से भी जाना जाता है। अवकाश योजना, प्लान हॉलिडे, या योजना अवकाश भी आप बोल सकते हैं। योजना अवकाश बोल दो या अवकाश योजना, एक ही बात है ना। योजना अवकाश या अवकाश योजना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे, थोड़ा हॉलिडे की स्पेलिंग देख लेना मेरे दोस्त, है ना। तो प्लान हॉलिडे। अब इस पंचवर्षीय योजना में हमने क्या, सॉरी इस वार्षिक योजना में हमने क्या किया, तो एक एक वर्ष की योजना बना करके देश का विकास किया। तो एक वर्षीय योजना बना करके, एक वर्षीय योजना, सिंगल ईयर प्लान। क्या बोलते हैं इसे? सिंगल ईयर प्लान। सिंगल ईयर प्लान, है ना। इसको हम बोलते हैं एक वर्षीय योजना। तो एक वर्षीय योजना बनाकर, एक वर्षीय योजना बनाकर देश का विकास किया। देश का विकास किया, एक वर्षीय योजना बनाकर देश के विकास को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर के ये मैं कहना चाह रहा हूं। एक वर्षीय योजना का मतलब क्या है? जैसे हमने योजना बनाई मेरे साथियों 1966 से लेकर के 67 तक, ये एक वर्ष की योजना। फिर दूसरे वर्ष की योजना हमने बनाई 1967 से लगा करके 68 तक। फिर तीसरी हमने योजना बनाई 1968 से लगा करके 69 तक। तो हमने ऐसे 3 वर्ष में एक एक वर्ष की योजना बना करके देश का विकास करने का प्रण लिया। यही वार्षिक योजनाएं हैं और इसी को शून्य योजना या योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है। इतनी सी बात है, बस यही है। ओके, अब देखो इससे आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो अगला हेडिंग डालेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम चर्चा करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान। चलो सबसे पहले तो अवधि लिखो, अवधि, टेन्यूअर। अवधि का मतलब होता है टेन्यूअर, यानी कि कब से कब तक ये योजना चली। अरे भाई साहब क्या हो रहा है ये, अवधि। चौथी पंचवर्षीय योजना का टेन्यूअर क्या है, तो याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना का जो टेन्यूअर है, देखो 1969 तक तो वो योजना चली थी आपकी वार्षिक योजना या जीरो योजना। इसके आगे तो ये 1969 से लगा करके 5 साल जोड़ लो, तो 1969 से लगा करके 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना चली भाई साहब। ये चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है, चौथी की अवधि है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है मेरे दोस्त। आ गई बात समझ में, है ना? ओके। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि इस पंचवर्षीय योजना में मॉडल कौन सा अपनाया गया था, मॉडल, तो क्या जवाब देंगे? मॉडल इसमें कौन सा अपनाया गया था? तो दो व्यक्ति थे और वो अर्थशास्त्री ही थे। उनका नाम था अशोक रुद्र और एक था एलन मात्रे। इन दोनों ने एक रूपरेखा बनाई थी कि देश का विकास कैसे करना है, तो उस पर आधारित ये योजना थी। तो इसका जो मॉडल था उसका नाम था अशोक रुद्र, अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल। अशोक रुद्र एवं एलन मात्रे मॉडल, इस मॉडल पर यह चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। सर तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में हमने वार्षिक योजना क्यों अपनाई? ओ कारण, कारण जानना चाह रहे हो लला? तो लला मैंने क्यों बताया कि क्यों बनाई, क्योंकि हमारे पास में इतनी सारी समस्याएं थी, इन समस्याओं को हम झेल नहीं पाए, हमारे पास फंड खत्म हो गया था, अब हमारी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अगली पंचवर्षीय योजना बनाएं, इसलिए हमने चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई और वार्षिक योजना बनाई। ये तो मैं बात क्लास में ही बता चुका हूं आपको अभी, है ना? ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं है, ध्यान तो आपका उसमें है कमेंट में। चलो अगला देखो, दूसरी बात, इसका लक्ष्य क्या था? इस चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो मेरे दोस्त याद रखना है इसका टारगेट क्या था। इस चौथी पंचवर्षीय योजना का जो हमारा लक्ष्य था वो हमने कितना बनाया था? तो देश की जीडीपी का लगभग 5.7% की ग्रोथ रेट लाना हमारा लक्ष्य था, 5.7%। मैं आपको आंकड़े में उलझाना नहीं चाहता हूं, नहीं तो कृषि क्षेत्र में कितना लक्ष्य बनाया था, उद्योग में कितना बनाया था, सेवा क्षेत्र में, सब में अलग अलग है, पर कोई मतलब नहीं उसका, है ना? तो लक्ष्य 5.7% था। प्राप्ति कितनी थी मेरे दोस्त? प्राप्ति हमने कितना अचीव किया? तो यार हम अभी देखो हमारी इकोनॉमी बुरी ही है, अभी तो हमने युद्ध झेले ही हैं, तो हम इतना तो नहीं बना पाए, लेकिन 3.3% का अचीवमेंट हम जरूर कर पाए। तो ये कम अचीवमेंट नहीं होता, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है 3.3% का, ठीक है? पर इसमें हमने एक उद्देश्य बनाया था। अब देखो प्रायोरिटी नहीं लिख रहा हूं मैं, उद्देश्य लिख रहा हूं, तो हर एक चीज का मतलब होता है, सवाल भी उसी दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इस चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली बार देश के अंदर आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। हम क्या बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, समय देख लो पहले, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब से हो गई थी, है ना? ये चौथी पंचवर्षीय योजना से ही हो गई थी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति ही था। क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति।
और आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। भाई हम क्यों किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहें, तो विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो और भारत में ही उन सभी चीजों का प्रोडक्शन हो, इसी को हम बोलते हैं आत्मनिर्भरता, है ना। तो सेल्फ रिलायंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसको किस नाम से जाना जाता है, सेल्फ रिलायंट के नाम से जाना जाता है ना। और आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, देश के अंदर ही, मतलब विदेशों पर निर्भरता कम होना, यह आत्मनिर्भरता। बेटा अगर आपने फाउंडेशन बेच में पढ़ रखा है तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा उससे ही। तो आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भरता का मतलब होता है मेरे साथियों कि विदेशों पर निर्भरता में कमी करना, विदेशों पर निर्भरता को क्या करना, कम करना, विदेशों पर निर्भरता को कम करना, या फिर हम कह सकते हैं कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, यह भी तो हो सकता है ना भाई, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ावा देना, देश के अंदर ही उन चीजों का उत्पादन हम कर लें जो हम विदेशों से मंगवाते हैं। तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। एक और इसका ऑब्जेक्टिव था, और वो था स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, है ना। इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, आ गई बात समझ में। तो आर्थिक विकास के साथ साथ स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, यह भी आपको याद रखना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। स्थिरता का मतलब है स्टेबिलिटी, है ना, उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यह जरूरी है। आ गई बात समझ में। चलो बताओ, अब हम कुछ इसमें कुछ उपलब्धियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड देखो 1969 से 74 तक, तो ध्यान रखना 1970 में ऑपरेशन फ्लड, दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने के लिए हमने ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। ऑपरेशन फ्लड आपको पता ही है, वर्गीस कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड हमने इसी में शुरू किया था। 1969 में आपको पता ही होगा इसरो की स्थापना भी हमने इसी पंचवर्षीय योजना में की थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसरो की स्थापना भी हमने 15 अगस्त 1969 को की थी, यह बात भी आपको याद रखना है। और क्या क्या किया था, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हमारा इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो 1971 पाकिस्तान युद्ध, और ये अच्छा रहा, ये युद्ध हुआ, बांग्लादेश आजाद हो गया और हम लोग भी आजाद हो गए, नहीं तो पाकिस्तान फिर हमारे एरिया से होकर के गुजरता, जो हमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होता, है ना। 1974 की मैं बात करूं मेरे साथियों, तो हमने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। तो आपको याद होगा पोखरण परमाणु परीक्षण, है ना, पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसको हमने क्या नाम दिया गया था, तो पोखरण में जो हमने एटॉमिक रिसर्च सेंटर या परमाणु परीक्षण जो हमने किया था, दरअसल उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, है ना, उसे एक कोडिंग दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण आपका राजस्थान में पड़ता है। तो वहां पर 1974 में हमने ये कार्यक्रम जमाया और दुनिया को ये बताया कि भाई चक्कर में मत रहना, उड़ा देंगे ज्यादा तेज चले हो तो, है ना। शक्ति प्रदर्शन था ये हमारा। शक्ति प्रदर्शन समझते हो ना यार, यहां आ नहीं रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं इसको। शक्ति प्रदर्शन का मतलब है कि जैसे चाइना, अमेरिका, ये सब शक्ति प्रदर्शन कर चुके थे कि देखो हमारे पास ये, और चाइना और अमेरिका ने क्या किया पता है, ये कितने शाणे हैं यार,
इन्होंने ये किया कि अब कोई भी नहीं करेगा, इससे इससे देश दुनिया को नुकसान हो सकता है। अच्छा, तुमने अपनी ताकत दिखा दी और हम अपनी ताकत ना दिखाएं, ऐसा संभव है भला? है ना। तो 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण भी मेरे साथियों किया गया। आ गई बात समझ में, है ना, 1974 में। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो अगला बिंदु लिखेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो मैं केवल तिथि नहीं लिखता हूं, सन ही लिख देता हूं। 1969 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये आपके टॉपिक में है स्पष्टता, मैं आपको पढ़ाऊंगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 14th बैंक, है ना। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ये बात भी आपको याद रखना है, मतलब मैंने आपको अभी बताई है ना। आगे हम लोग जब बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं और स्पष्टता दूंगा कि क्या कहानी है और किस तरीके से कहानी जो है वो हमने आपको बताई है। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? और क्या क्या चीजें हो सकती है ना। तो हमने एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू किया था तारापुर में। तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। तो अगला बिंदु लिखेंगे तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र, ये MH लिख रहा हूं, इसका मतलब महाराष्ट्र है। तो यहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन हमने शुरू किया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन, संचालन मतलब ऑपरेशन शुरू किया था। कहां पर? तो याद रखना है इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है चौथी में? नहीं नहीं, कोई नहीं छूटा। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बताई है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बढ़े आगे, बढ़े अगली योजना के बारे में। देखो अब हम अगली योजना के बारे में बातचीत करते हैं। तो चौथी योजना के बारे में बातचीत हो गई। अब हेडिंग डालेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान, है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि लिखो, टेन्यूअर, यानी कि योजना कब से कब तक बनाई गई थी। देखो ये योजना जो बनाई गई थी ना, वो तो 5 सालों के लिए ही बनाई गई थी। जी हां दोस्तों, इस योजना को 1974 से, थोड़ा 7 ठीक लिख देता हूं, 1974 से 1979 के लिए ही बनाया गया था। 5 सालों के लिए ही बनाया गया। पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि इस समय देखो अब जनता दल भी आ गया है ना। मतलब अब बीजेपी भी आ गई है, जनता दल आ गया और दूसरी पार्टी भी आ गई, और देश के अंदर गठबंधन की सरकार का फार्मूला शुरू हो गया था। आजादी के बाद से, आजादी के बाद तुरंत बाद कांग्रेस का वर्चस्व था। कहीं से भी कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, एक तरफा जीतती थी, उसे कोई हरा ही नहीं सकता था, उसे कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन बात दरअसल ऐसी हुई कि 1970 के बाद की अगर हम स्थिति जाने तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। अब गठबंधन की सरकार का जमाना आ गया था। तो गठबंधन की सरकार ने, जनता पार्टी सरकार ने इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया था, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। आ गई बात समझ में? तो याद रखना है समय काल तो 1974 से 1979 ही था, लेकिन जनता पार्टी सरकार ने क्या किया, अगला बिंदु में लिख भी देता हूं यहां पर, जनता पार्टी सरकार, बेटा इसको जनता पार्टी सरकार ही बोलते हैं अंग्रेजी में भी, है ना। तो जनता पार्टी सरकार ने इसे
1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। ओके, तो अब इसकी अवधि क्या हो गई? तो अब इसकी अवधि हो गई मेरे साथियों 1974 से लगा करके 78 तक। आ गई बात समझ में? अब की केवल 4 वर्ष की योजना बन के रह गई। इसीलिए अगर सवाल पूछा जाए कि बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की योजना थी, तो केवल 4 वर्षीय योजना, ओनली 4 ईयर प्लान, वो आपकी थी मेरे साथियों कौन सी योजना? तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ओनली 4 ईयर प्लान। ऐसा क्यों हुआ? तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण ऐसा हुआ। क्या केवल 4 वर्ष में ही इस योजना को जो है समाप्त कर दिया गया, 5वां वर्ष चलने भी नहीं दिया? तो सवाल आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को केवल 4 वर्ष की योजना के नाम से जाना जाता है, इसी को जाना जाता है। अच्छा, इस योजना में मॉडल कौन सा था? तो याद रखना इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने मॉडल अपनाया था उसका नाम था डीपी धर मॉडल। क्या बोलते हैं उसे? डीपी धर मॉडल। तो डीपी धर मॉडल आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे साथियों? डीपी धर मॉडल। ये मॉडल था इस 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब है टारगेट। कितना टारगेट हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाया था? तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने टारगेट बनाया था वो था मेरे साथियों 4.4%। कितना था? 4.4%। तो लिखेंगे 4.4%। प्राप्ति कितनी करी थी हमने? ज्यादा करी थी लक्ष्य से। तो मेरे दोस्त हमने अचीवमेंट कितना किया था? तो प्राप्ति हमने करी थी 4.8%। ज्यादा हुई ना? प्राप्ति थोड़ी ज्यादा थी। इस 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा एक नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो याद रखना है अगर सवाल पूछा जाए कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ नारा, गरीबी हटाओ का नारा मेरे साथियों 4थी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी ने दिया। ओके, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया, यह बात भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? बढ़े आगे बढ़े, बताओ यहां तक की बातें ओके है? हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और बेटा, अब से जो कलर होगा वो व्हाइट ही रहेगा, ब्लैक नहीं हो पाएगा। इस पंचवर्षीय योजना में 1974 में हमने क्या किया था? एक प्रोग्राम की शुरुआत की थी जिसका नाम था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम नीड प्रोग्राम। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं एमएनपी, मिनिमम नीड प्रोग्राम। फिर बोल रहा हूं एमएनपी का मतलब कुछ और मत निकाल लेना, मिनिमम नीड प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आप इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत इसमें की गई थी, ठीक है? इसकी शुरुआत की गई थी। अगला बिंदु, इसी पंचवर्षीय योजना में हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 फॉर्मूला प्रोग्राम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम
देखो 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब है कि 20 पॉइंट है उसके अंदर, जैसे गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, है ना, रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसे करके टोटल 20 पॉइंट थे। तो इन 20 पॉइंट्स को इसके अंतर्गत क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। देखो ये लिखा हुआ है बेटा, परेशान मत हुआ करो, मैं जब लिख रहा हूं तो बताऊंगा भी सही, ऐसा नहीं है कहीं भग के नहीं जाऊंगा। 1977-78 में काम के बदले अनाज योजना, भाई जो व्यक्ति भारत के विकास में कार्य कर रहा था, अलग अलग योजनाओं में कार्य कर रहा था, भारत सरकार का साथ दे रहा था, भारत सरकार के साथ आगे बढ़ रहा था, देश का विकास कर रहा था, तो जनता का यह जवाब था कि भाई हम जब काम कर रहे हैं तो हमें इसके एवज में कुछ तो मिले। तो क्या बोले कि हम जो काम कर रहे हैं उसके एवज में हमें अनाज मिलना चाहिए। तो एक योजना थी जो भारत सरकार ने ही निकाली थी, 1977-78 में इसको निकाला गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। ऐसे में बता चुका हूं आप लोगों को कि 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब है कि देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 पॉइंट की शुरुआत की थी इन्होंने, जिसमें था गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना, ग्रामीण जागरूकता को बढ़ावा देना, है ना, ये सब चीजें थी, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ऐसे 20 पॉइंट थे, उनको नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने बता दिया। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1974 से 1978 तक लगभग रहा है। याद रखना है, एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया था, इसीलिए केवल 4 वर्ष की रही है। अब हमने 2 सालों के लिए, हमारे पास में इतनी ताकत नहीं थी कि हम अगली योजना बना पाए, तो इसलिए हम रोलिंग प्लान लेकर के आए। तो अगला हेडिंग डालेंगे रोलिंग प्लान। क्या डालेंगे मेरे भाई, रोलिंग प्लान का हेडिंग डालेंगे। तो रोलिंग प्लान, जिसे अनवरत योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान का सिंपल सा मतलब है पुरानी योजनाओं को घुमा फिरा करके पेश करना और वापस से उन्हीं को लागू करना। जो पुराने समय पर योजनाएं बनाई थी ना हमने, उन योजनाओं को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रयास करना, इसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसको हिंदी में बोलते हैं अनवरत योजना। क्या बोलते हैं इसको, अनवरत योजना। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। ठीक है, तो हम रोलिंग प्लान लेकर के आए। कितने समय के लिए लेकर के आए, तो आने वाले 2 सालों के लिए, मतलब 1978 से लगा करके 80 तक हम लोगों ने रोलिंग प्लान चलाया, 2 सालों तक रोलिंग प्लान, अनवरत योजना। और अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि रोलिंग प्लान होता क्या है, तो मैंने आपको बताया कि रोलिंग प्लान का मतलब होता है पुरानी योजनाओं को ही वापस से चलाना और देश का विकास करना, यही रोलिंग प्लान होता है। ये रोलिंग प्लान ऐसा बताया किसने कि ये होता क्या है, तो ये बताया गुन्नार मिर्डल ने। कहां बताया, कहीं सभा में बोला उन्होंने ऐसा खड़े होकर कि भैया रोलिंग प्लान बताता हूं क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपनी किताब में बताया। उस किताब का नाम क्या था, एशियन ड्रामा। तो याद रखना है रोलिंग प्लान क्या होता है, इसके बारे में एशियन ड्रामा नाम की किताब है, उसमें बताया। किसने बताया, गुन्नार मिर्डल ने, या जी मिर्डल भी आता है कभी कभी परीक्षा में।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोलिंग प्लान जो है इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये अवधारणा किसने दी। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया मेरे साथियों गुन्नार मिर्डल। क्या नाम है? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल। तो गुन्नार मिर्डल ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया। और गुन्नार मिर्डल की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक का नाम है। एशियन ड्रामा क्या है इनकी पुस्तक का नाम? तो गुन्नार मिर्डल की पुस्तक का नाम एशियन ड्रामा है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि गुन्नार मिर्डल जो है ना, इन्होंने इस बुक में बताया था। अच्छा, भारत में इसको किसने लागू किया रोलिंग प्लान को? तो भारत में मेरे साथियों प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने इसको लागू किया। तो भारत में लागू जो है वो किसके द्वारा किया गया ये प्लान? तो इनका नाम है डीटी लकड़वाला। प्रोफेसर डीटी लकड़वाला। ये ना तो लड़की वाला है ना लड़का वाला है ना, याद रखना ये प्रोफेसर साहब है। तो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला, आप लोग याद रखना, ये इनका पूरा नाम लिख करके लाओगे आप लोग, है ना। आ गई बात समझ में? तो ये भी मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है, तो जरूर आप लोग इसे भी थोड़ा सा देख लें। ओके, चलो ठीक है ना। तो अनवरत योजना हमने 2 सालों तक 1978 से लगा करके 1980 तक चलाई। अब अनवरत योजना के बाद में हम आते हैं अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो आइए अगला हेडिंग डालेंगे 6th 5 ईयर प्लान, है ना। 6वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 6वीं जो भी है, 6th 5 ईयर प्लान। छठी पंचवर्षीय योजना, अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं 6th 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना या 6th 5 ईयर प्लान। तो देखो छठी पंचवर्षीय योजना क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? सबसे पहले तो ये देखो इसका टेन्यूअर क्या है। इसका टेन्यूअर क्या है? हे राम, अवधि 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 एक भाषा है। देखना 1980 से लगा करके 5 सालों तक, यानी कि 1985 तक। आ गई बात समझ में? ये 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है ना। बहुत बार पूछा जाता है इसके टाइम पीरियड को लेकर के। तो मैंने आपको बताया कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो यही है, ठीक है। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो 6वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी क्या थी? प्रायोरिटी, प्राथमिकता। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में प्रायोरिटी थी मेरे साथियों, प्राथमिकता क्या थी? प्रायोरिटी। तो देखो 2 प्रायोरिटी आपको याद रख लेना है। सबसे पहले तो लिखना है गरीबी को कम करना, पुअर्टी एलिविएशन आप इसे कहते हैं, गरीबी कम करना, पुअर्टी एलिविएशन, है ना, यानी कि इसको कम करना। तो गरीबी को कम करना। और दूसरी प्रायोरिटी थी रोजगार को बढ़ावा देना। रोजगार का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। अगली बात मेरे साथियों, इसमें लक्ष्य कितना था? लक्ष्य का मतलब क्या होता है? टारगेट। तो इस पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य कितना बनाया था? तो ध्यान रखना 6वीं पंचवर्षीय योजना में हमने जो टारगेट बनाया था मेरे साथी वो कितना? तो इसका जो टारगेट था वो 5.2% था। कितना था? 5.2%। तो 5.2% का टारगेट हमने बनाया था। हमने कितना प्राप्त किया इस पंचवर्षीय योजना में? तो जरूरत से ज्यादा ही हमने अचीव किया है, याद रखना है। 5.7% के आसपास हमने इसके अंदर अचीव किया है। तो ये प्राप्ति है, ये लक्ष्य, ये सब बातें हैं जो 6वीं पंचवर्षीय योजना से। इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। तो कल की क्लास में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मेरे साथियों। कैसी लगी आपको क्लासेस? जल्दी से एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा
कि कैसी आपको क्लासेस लगी। ठीक है, बाकी अब चर्चा आपसे करेंगे कल, आज के लिए इतना ही करेंगे। तो कल शाम को 6 बजे फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय महाकाल, राधे राधे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को अच्छे से, है ना, काबिल बनाइए उसके। ठीक है, ज्यादा कमेंटबाजी भी अच्छी बात नहीं है बेटा, नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं निकलता उससे। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।